वालेकुम। आज हम लोग अपनी इम्यून सिस्टम का लेक्चर सेकंड बना रहे हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से आपके पास एक स्पेसिफिक किस्म के बैरियर्स होते हैं जो आपके पास एंट्री रोकते हैं किसी भी पैथोजन की ब्लड के अंदर। अगर आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे कि जब एक पैथोजन बॉडी के अंदर घुस जाता है या आपके ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या प्रोसीजर या कौन से उसके बाद इम्यून सिस्टम्स के या इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके बारे में बात करें। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली इट इज़ एन इंटरनल डिफेंस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरनल डिफेंस होता है, बॉडी के अंदर का डिफेंस होता है कि जब एक पैथोजन जब बॉडी के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद उस पैथोजन को किस तरीके से फर्दर स्प्रेड होने से रोकना है, मतलब उसकी डिवीजन को रोकना है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करना है, ये एक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उसको कम से कम करना है। तो इस सिलसिले में हमारे पास फर्दर जो है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ ख़ास किस्म के हमारे पास जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज होते हैं या कुछ ख़ास किस्म के हमारे पास ब्लड सेल्स हैं या प्रोटीन्स होती हैं जो उनको पैथोजेंस को जो है उनकी स्प्रेड को रोकती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास आते हैं जो मैं अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं। ये भी जो होते हैं नेचुरल, अगर हम लोग बात करते हैं, या आपके पास मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये पैथोजेंस को जो है फेज करते हैं, मतलब उनको खाते हैं या ईटर्स हैं या उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरफ्यूरॉन्स आ जाते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरल रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट जो है प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है, ये स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, क्यों होती है वो हमें फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फीवर हो जाना बॉडी का क्यों होता है बॉडी के अंदर, या ये रिस्पांस क्यों शो करता है। और उसके बाद एक सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म का रिस्पांस जो है वो आपके पास देते हैं। और लास्ट में आ जाती हैं एक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन जिन्हें हम लोग कम्प्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो स्लाइड के ऊपर हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो इनको हम लोग प्रॉपरली सबको सारे डिफेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेके चलते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम लोग पहले एक डायग्राम के अंदर, मैंने एक टेबल के अंदर आप लोगों के सामने शो करने की कोशिश की है, इस तरह बड़ी आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा और वन बाय वन फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो है ऐसे होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो ग्रेन्यूल्स की तरह होती है, जबकि ए ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनकी शेप जो होती है वो ग्रेनुलर फॉर्म में नहीं होती बल्कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो पहली जो क्लासिफिकेशन हो गई वो किस बेस पे हो गई, वाइट ब्लड सेल्स की उनकी शेप पे, यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होना या ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होना, उस पी बेस पे कहते हैं। जब ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दर तीन किस्म के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट वन आ जाता है ये मोनोसाइट्स आ जाता है, और उसमें जो लास्ट में आ जाता है लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। अच्छा, याद ये रखिएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक मोनोसाइट तक जो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये सब के सब आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। लेकिन आपके पास जो आपके पास जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और आपके पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ से आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको वाइट ब्लड सेल्स की बात की, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं। अच्छा, कलरलेस क्यों होते हैं, ये आपके पास बाज़ एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि आपके पास वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोटीन होता है, वो इनके अंदर लैक कर रहा होता है, इसकी वजह से इनका कुछ स्पेसिफिक कलर रेड होने के बजाय या आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद एक और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब दे पोजेस अ न्यूक्लियस। और उसके बाद इनके जो नंबर्स होते हैं ये रेड ब्लड सेल से काफ़ी कम होते हैं, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब जो होता है ब्लड के अंदर होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो होती है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं आपके पास। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी ये शो हो रहे हैं, ये हमारे पास ये वाइट ब्लड सेल्स की डायग्राम है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ लीकोसाइट
इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। याद रखिएगा कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई वायरल है, कोई आपके पास आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आपके पास सबसे पहले वाइट ब्लड सेल का कंटेंट या उसकी अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास ब्लड कंटेंट ज़्यादा हो रहा हो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसके अंदर बाज़ एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती है कि ल्यूकोसाइटोसिस इज़ अ रिस्पॉन्स व्हेन a foreign pathogen enters into the body and starts the infection। फिर बता रहा हूँ कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली जब आप ल्यूकोसाइटोसिस जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आपके पास फॉरेन पैथोजन इंटर कर गया, उसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया, उसके इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए आपके पास क्या होगा, वाइट ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा होगी। अच्छा, और उसके बाद ये जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स में, अभी आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि ये आपके पास ल्यूकोसाइट्स यानी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट मौजूद हैं किसी भी आपके पास कैपिलरी के अंदर, और उस कैपिलरीज में से जब ये ल्यूकोसाइट बाहर की तरफ निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, ताकि ये किसी भी इन्फेक्शन वाली एरिया पे, यानी ये एक एरिया है इस पे इन्फेक्शन हो रहा है, और ये ल्यूकोसाइट जो है आपके पास यहाँ से ल्यूकोसाइट जो है वो आपके पास मैं देखता हूँ कि सॉरी, अच्छा, ये ल्यूकोसाइट यहाँ से बाहर निकलते हैं इस इन्फेक्शन वाली जगह पे, यानी स्क्वीज़ कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को डायबिटीसिस कहते हैं। ये मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी साथ में ऐड करता रहता हूँ जो आपको हेल्प आउट होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, याद ये रखिएगा कि वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा तादाद जिन टाइप्स ऑफ सेल्स की होती है उन्हें हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। यानी कि दीज आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स विद 60 to 65% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ये हम लोग पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये बात करें जो ल्यूकोसाइट, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको एक चार्ट बताया था, उसमें जो सबसे ज़्यादा आपके पास मौजूद होते हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इन न्यूट्रोफिल्स की एक खासियत ये होती है कि ये स्टेन करते हैं एसिड्स के साथ भी, और आपके पास बेसिक डाइज जो होते हैं उनके साथ स्टेन करते हैं, और उनके बाद इनकी जो आपके पास शेप होती है वो आपके पास नज़र आ जाती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये देखें आप, इनका जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लोब्ड है। मल्टी लोब का मतलब ये देखें, इनकी एक ही ख़ास किस्म का कुछ सर्कल नहीं बना रहे, बल्कि इनके अंदर डिफरेंट किस्म के लोब्स हैं। ये देखें, यहाँ पे भी लोब आ गया, यहाँ पे भी लोब आ गया, और इनके पास अगर हम लोग कहते हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ये है, फैगो का मतलब आपको पता है ईटर्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म्स को ये तोड़ के या साइटोप्लाज्म को ब्रेक डाउन करने के अंदर इनकी हेल्प आउट करते हैं, और इन्हीं लिए इनको कहते हैं माइक्रोपुलिसमेंट ऑफ द ब्लड। अब ये किन का साइटोप्लाज्म ब्रेक करते हैं या किन्हें ब्रेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बात करें, तो इम्यून सिस्टम के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन पैथोजन के जो स्ट्रक्चर होता है उनको ब्रेक डाउन करने में ये जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये इनकी एक शेप आ गई। याद रखिएगा कि अभी मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था कि न्यूट्रोफिल्स आर द मेंबर ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस and basically a part of the white blood cell, and they are the most abundant cells of white blood cells having multi-lobe structure along with the capability to phagocytose the foreign pathogen। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके पास आ जाते हैं एसिनोफिल्स। अभी हम लोगों ने बात की थी, एसिनोफिल्स की बात कर रहे हैं। ये आपके पास जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की एक और टाइप है, WBC की एक और टाइप आ जाती है, और इनके अंदर जो आपके पास सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा, इन्हें हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं। और आपके पास जो इनका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बाय लोब न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये आपके पास इनका न्यूक्लियस आ गया, जिसकी शेप एक बाय लोब्ड है। आपने याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स जो थे वो मल्टी लोब्ड थे और सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, जबकि ये जो एसिनोफिल्स हैं ये आपके पास बाय लोब्ड है। और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ऐसा रिस्पॉन्स जो नॉर्मल पर्सन के लिए तो नॉर्मल हो, यानी ऐसा फॉरेन पैथोजन जो किसी आम बंदे के लिए तो नॉर्मल हो, लेकिन वो किसी सेंसिटिव बंदे के लिए जब वो इबनॉर्मल हो जाता है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज को एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कहते हैं, यानी हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये बेसिकली एसिनोफिल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। और आगे से एक और बात भी है, मेंशन है कि ये जो लार्ज साइज़ के हमारे पैरासाइट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ लार्ज साइज़ के जो पैरासाइट आ जाते हैं, पैरासाइट आपको पता होना चाहिए कि
लार्ज साइज़ का मतलब पैरासाइट क्या होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ऐसा फॉरेन पैथोजन, तो ये उनके अगेंस्ट रिस्पांस करते हैं। और इनके अंदर एक खास कैपेबिलिटी होती है कि एसिनोफिल्स जो होते हैं बेसिकली हिस्टामीन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हिस्टामीन क्या होता है आपको पता है, हिस्टामीन की एक अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये वेजोडायलेटर होता है। वेजोडायलेटर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास पहले वेजल्स का अगर हम लोग कहते हैं डायमीटर कम था, तो हिस्टामाइन उसको इंक्रीज़ करके उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा कर देता है। जब डायमीटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एसिनोफिल्स एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन वाली जगह पे आ सकेंगे। जब ज़्यादा एसिनोफिल एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाएंगे, या ज़्यादा आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पार्टिकल्स एक जगह पे आ जाएंगे, तो वो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो जाए। तो आपने याद रखना है एसिनोफिल्स जो होते हैं बेसिकली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। और इनके अंदर जो सबसे जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है इनके न्यूक्लियस का, और ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। और हिस्टामीन की वजह से क्या होता है कि एक ख़ास जगह पे वेजल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब वेजल्स डायलेट हो जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उस स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो आपके पास थर्ड वन आ जाता है वो आपके पास बेसोफिल्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जो बेसोफिल्स होते हैं बेसिकली ये सबसे कम होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, और इनके जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो एस शेप होती है। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि इनके अंदर जो शेप है वो आपके पास एस शेप जो है वो बनती है। और सबसे पहले इनके अंदर जो बेसिक जो डाइज होते हैं उनके साथ ये जो है क्या कहते हैं उसको, ये स्टेन होते हैं। और इनके अंदर भी खास किस्म के हिस्टामीन का भी मैंने रोल बताया। सीरोटिन और हेपारिन जो होते हैं एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, मतलब ये किसी भी जगह खून को मुंजमद होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से अगर खून मुंजमद हो जाएगा तो आपके पास ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी जो है ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट कम से बचने के लिए ये जो सेल्स हैं बेसिकली परफॉर्मेंस अपनी या बेसिकली परफॉर्म करता है। तो ये कुछ आपके पास आज हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। ये कुछ ऐसा डेटा है जो आपके पास ईटा से रिलेटेड या नीट के जो स्टूडेंट है या एमटी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो काइंडली आउट ऑफ द बॉक्स जाके चेक किया करें चीज़ों को। जो आप कंटेंट एमएससी लेवल तक भी देखना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप तक पहुँचा सकूँ। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।